नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम अपनी सीरीज जो एनसीईआरटी की सीरीज है क्लास 6 की, उसको कंटिन्यू करते हैं। इतने दिनों तक वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज से हम अपनी सीरीज को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले हम 6 चैप्टर इसके देख चुके हैं। आज 7वां चैप्टर है हमारा देश, भारत की जो ग्लोब है उस पर भारत की स्थिति क्या है, उसकी क्या पोजीशन है, किस जगह पे स्थित है वो। पहली बात तो भारत के बारे में जानेंगे, कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि भारत है कैसा। देखिए, भारत भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा देश है। उत्तर में कहां से, हिमालय से लेकर, और दक्षिण में कहां तक, हिंद महासागर तक है। और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक स्थित है ये। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेके और कहां तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। कितना है? लगभग 3200 किलोमीटर है। मान लीजिए, अगर इस तरीके से अपना भारत देखा जाए, ये नॉर्थ है, इंडिया की बात कर रहे हैं ये देखने के लिए, साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो अगर इस रूप में देखा जाए तो कितना होगा ये होगा सर 3200 किलोमीटर तक। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये कितना होगा, ये होगा सर 2900 किलोमीटर। तो इससे हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो विस्तार है हमारा, इसका उत्तर से दक्षिण तक ज़्यादा विस्तार है, और पूर्व से पश्चिम तक थोड़ा सा कम है। ऊंचे पर्वत, ठीक है। और ये कहां तक है? यहां पे क्या मिलेगा? गुजरात। और यहां पर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। चल प्रदेश, ठीक है। ये वाली बात हमने देखी है। इसको मिटा लेते हैं, एक बार साफ कर लेते हैं स्क्रीन। चलिए, ठीक है, ये हमने देखा। ऊंचे ऊंचे, यहां पे देख रहे हैं हम, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों के विभिन्नता को दर्शाते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। देखिए, आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, एक देश में भौगोलिक विभिन्नता या भौगोलिक भिन्नता इतनी किसी भी एक देश में नहीं मिलेगी। पूरे विश्व की जैसी भी जलवायु है, जैसा भी उच्चावच है, या फिर जैसा भी रिलीफ है, जैसा भी भौगोलिक स्थिति पूरे विश्व की है, ऐसी अकेली भारत में पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पहाड़ देखने जाना है, कहीं पे पहाड़ पहाड़ देखने जाना है, तो आप चले जाइए उत्तर भारत में, यानी कि जम्मू कश्मीर वगैरह में, ठीक है। और साउथ में भी हैं कुछ पहाड़, ठीक है, डोडा बेटा वगैरह है। अगर आपको मान लीजिए क्या देखना है, मैदान देखने हैं, तो मैदान क्या है? उत्तर भारत का जो भारत का विशाल मैदान है, उससे बड़ा तो कहीं मैदान मिलेगा नहीं। यानी कि यूपी, हरियाणा और बिहार, यहां पे उत्तर भारत का मैदान मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए बीचेस पे जाना है, कहां जाना है? बीचेस पे जाना है, तो आप बीच पे कहां जा सकते हैं? आप बीच पे भी जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, और केरल वगैरह में जा सकते हैं, तमिलनाडु जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। और आपको अगर मरुस्थल देखना है तो आप राजस्थान चले जाइए। अच्छा, मरुस्थल भी दोनों प्रकार के हैं, गर्म मरुस्थल भी और ठंडा मरुस्थल भी। अगर राजस्थान जाएंगे तो गर्म मरुस्थल मिलेगा, और लद्दाख जाएंगे तो आपको ठंडा मरुस्थल मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने हैं तो वेस्टर्न घाट में चले जाइए, और नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो पूरे विश्व की जैसी भौगोलिक स्थिति है, ऐसी अकेले भारत में भौगोलिक स्थिति है। तो आपको कहीं दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भारत में घूमना है, अगर आप पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं, तो ये वाली बात इसमें बताई है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 120 करोड़, बल्कि अभी यूएन ने एक रिपोर्ट, यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी, उसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अबव बताई गई है, ठीक है। यानी कि अब चाइना सबसे पहले, सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडिया की हो गई है, चाइना दूसरे नंबर पे आता है। अब गोलार्ध में देखते हैं, यानी कि ग्लोब में देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब में भारत की स्थिति क्या होगी? मान लीजिए ये अपना है एक ग्लोब, ये अपनी है इक्वेटर, ये अपना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
और ये है सर अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो भारत का ये कौन सा एरिया है, यहाँ से मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री है, तो यहाँ से ऊपर वाला नॉर्थ होगा, ये वाला, ये सब किस में आएगा, नॉर्थ में, और ये नॉर्थ में भी किस में आएगा, ईस्ट में। अगर ग्लोब की बात करी जाए तो ये ग्लोब में कहाँ आता है, ग्लोब में आता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात कहाँ आता है, यहां पे लाई करता है कुछ, समझ लीजिए यहां पे कुछ है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से भारत की स्थिति है, ऐसा तो नहीं है, मतलब भारत की समथिंग लाइक स्थिति यहां पे है। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है ना, ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा, इन देशों से होकर, इन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मिटा देते हैं इसको। अब क्या होता है कि अब नॉर्थ में भारत की स्थिति बताता हूं। यहां मान लीजिए ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का, दक्षिणतम, यहां से शुरू हो रहा है नॉर्थ में, यहां पे कितना है, 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ में ही है, क्योंकि पूरा भारत ही नॉर्थ में है ग्लोब की अगर स्थिति देखी जाए तो। और ये कितना होगा, 37 डिग्री और ये भी नॉर्थ में होगा। और है वैसे कहाँ है, ईस्ट में है अगर देखा जाए तो कहाँ तक होगा ये, ईस्ट में। ये शुरू हो रहा है सर 68 डिग्री और 7 मिनट ईस्ट में, और यहां से शुरू हो रहा है स्थिति 97 डिग्री 25 ईस्ट में। ये भारत की ग्लोब पर स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो हमने बताया था ये वाला कि 68 से 97 है, तो इस बीच में जो ये कहां पे है, ये गुजरात में, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। ये तो इसके बीच में कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, इसके बीच में कितने डिग्री का अंतर आता है, आप देख लगा लीजिए 97 से और 68 का। अब 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, 4 मिनट के। तो यहां से और यहां तक का जो अंतर है ना, वो 2 घंटे का अंतर है, यानी कि ईस्ट में निकलता है सूर्य, तो जो ईस्ट में निकलता है वो 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और 2 घंटे बाद निकलता है गुजरात में। ये वाली बात इसमें बताई गई है। ठीक है, ये वाली जो मैंने आपको बताई है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। और जो हमारा देशांतर है ना, भारत ने जो देशांतर चुना है डेट के लिए या टाइम के लिए, सॉरी, टाइम के लिए देशांतर चुना है, वो 82.5 डिग्री चुना है। वो कहां से होकर गुजरता है, वो गुजरता है लगभग यहां से, ये वाला, यानी कि यूपी में मिर्जापुर से होकर गुजरता है, नैनी नाम की एक जगह है, वहां से होकर गुजरता है। ये मानक समय के रूप में माना है कि यहां एक मानक समय होगा, इसलिए वो बिल्कुल भारत के लगभग बीचों बीच में माना जाता है, ऐसा लगभग। और भारत के, अब है भारत के, देखते हैं पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत के साथ मिलती है, वैसे 9 देशों के साथ मिलती है, तो 7 देशों की जो मिलती है वो मिलती है सर, 7 मिलती है स्थलीय और 2 मिलती है जलीय। जलीय में बता देता हूं मैं आपको, एक मिलता है लक्षद्वीप, सॉरी मालदीव, और एक मिलता है सर श्रीलंका। ठीक है, सबसे कम जो बॉडी जो लैंड शेयर होता है वो होता है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ हमारी सबसे कम बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, अब देखते हैं 7 जो देश हैं वो इसमें नक्शे में देखिए, मैप में अगर आप देखेंगे तो याद रहेगा, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की थोड़ी सी जो पीओके है हमारा, उससे थोड़ी सी लगती है बस, ये वाली सबसे कम जो बाउंड्री शेयर करता है वो अफगानिस्तान के साथ करता है लैंड फॉर्म में। ठीक है, अब फिर नेपाल लग रहा है, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये सारे देश 1 2 3 4 5 6, और एक इतना बड़ा चीन तो है ही है, सबसे ज़्यादा तो नहीं, खैर चीन भी है, दूसरे नंबर पे आता है, ये इन देशों के साथ है। अब कौन सा देश कितना है ये मैंने अलग से बताया है, आप एक बार यहाँ देख लीजिए।
ये कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है? गुजरात से होकर गुजरती है, एमपी से होकर गुजरती है, और देखो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, और त्रिपुरा से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इन राज्यों से होकर गुजरती है। और हाँ, राजस्थान से भी होकर गुजरती है थोड़ी सी। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली बात तो बिहार से होकर नहीं गुजरती, और यूपी से भी होकर नहीं गुजरती है ये कर्क रेखा। मैंने आपको बताया था मालदीव और श्रीलंका, श्रीलंका ये रहा, मालदीव ये रहा। अब एक बात और वहां बताया था कि उत्तर में क्या है अपना, यहाँ पे पूरे पहाड़ हैं, ये अपना हिमालय पर्वत है, दक्षिण में अरब सागर है, सॉरी पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ये भारत की स्थिति। अब आगे बढ़ते, कौन से देश की सीमा कितनी लगती है, ये मैंने एक स्लाइड आपके लिए काट के बनाई है कि सबसे ज्यादा तो सीमा लगती है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, वो करता है बांग्लादेश के साथ। पहले नंबर पे कौन आता है? बांग्लादेश। किलोमीटर में आप याद कर लेना कौन सा है, और बीएसएफ इसको लीड करती है। चाइना, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ लगाई गई है। और चाइना दूसरे नंबर पे कौन लगता है? दूसरे नंबर पे आता है सर चाइना। दूसरे नंबर पे कौन आता है? चाइना दूसरे नंबर पर। कितनी लगती है बता देना। यहाँ पे आईटीबीपी है जो फोर्स हमारी करती है। पाकिस्तान लगता है, यहाँ पे भी बीएसएफ है। फिर नेपाल, यानी कि नेपाल लगता है, ठीक है, यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल है। म्यांमार, नेपाल से एक्चुअली हमारा ज़्यादा कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है। म्यांमार, असम राइफल और इंडियन आर्मी लगती है यहाँ पे। फिर भूटान और अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो भी पीओके का पार्ट है। अगर इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा लगता है, अभी हमारे अंडर में नहीं है, वो पीओके में है, पर हम इसको पीओके क्योंकि हमारा पार्ट है इसलिए हम मानते हैं कि हमारे साथ भी उसकी बाउंड्री शेयर होती है। यहाँ पे बीएसएफ, यहाँ पे भी कौन लगता है? बीएसएफ लगता है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बताया, एक बार याद रखें क्योंकि इसे पूछ लिया जाता है कुछ एग्जाम्स में कि सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी सीमा ज़्यादा शेयर होती है, ठीक है। अब इन देशों में से आप सीमा नहीं जुड़ती है, आप देख लेंगे दक्षिण, हाँ मैंने ये वाली बात आपको पहले ही बता दी है कि जो दक्षिण में समुद्र में से स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी हम बाउंड्री शेयर करते हैं, पर जलीय जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं, जलीय सीमा शेयर करते हैं। पाक जो जल संधि है श्रीलंका से अलग होती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, राजनीतिक रूप में, प्रशासनिक विभाजन के रूप में, ये नेचुरली ये हमने इसका विभाजन किया है, ठीक है। इसका किसने किया है? हमने इसका विभाजन किया है कि कौन कौन सा वो कहाँ लगता है। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। लेकिन अब आप देखेंगे पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29। फिर हमने क्या किया? जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। फिर कितने बचे? 28। लेकिन जम्मू कश्मीर के 2 हमने कौन से बना दिए? यूटीज बना दी। और 28 और 7 क्या थे हमारे? 7 यूटी थे। तो कितनी हो गई? 9 यूटी। 28 राज्य 9 यूटी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो दादरा और नगर हवेली है ना, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप, उनको एक कर दिया गया। तो फिर से कितने रह गए हमारे? 8 ही रह गए। 8 यूटीज, ठीक है। यूटीज कितनी होंगी? 8 यूटीज और 28 राज्य। तो यहां पे क्या है? 28 राज्य और 8 यूटी, ये बताएगी। कभी आपको कंफ्यूज होगा 8 कहां से आ गए और 28 कैसे हो गए, ठीक है। ये वाली बात आप, अच्छा इस वाले मैप को आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये मैप में हमारा क्या दिया गया है? एक तो हिमालय दिखाया गया है इसमें। कौन कौन सा? ये हिमालय दिखाया, ये काराकोरम वगैरह, ये जो रेंज है ये दिखाई गई है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये बृहद हिमालय है, सबसे ऊपर जो हिमालय है बृहद हिमालय, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये मध्य हिमालय। और ये नीचे वाले जो है ये है शिवालिक, ठीक है। 3 भागों में हिमालय को बांटा गया है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। एक ट्रांस हिमालय भी है जो हमारे भारत का पार्ट नहीं है, वो चाइना वगैरह में, तिब्बत वगैरह में आता है, ठीक है। अब ये जो रिवर है, रिवर पे एक बार ध्यान दे देते हैं हम। देखिए ये 5 रिवर हैं। सबसे पहले कौन सी आती है? सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। और सारी किसकी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं, ये हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां। तो सबसे ये याद भी करना है कि कौन सी नदी कैसे मिलती है। तो
सबसे पहले एस और एस को नीचे रखिए, फिर मिलाइए जे सी आर और वी, यानी कि एस जे सी आर वी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। एस एस नीचे रखिए। ये याद करने के मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि पूछ लेता है किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में। अब तो यूपीएससी में भी वैसे पूछा हुआ है कि कौन सी नदी कौन से मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली है, ये अपनी गुजरात से शुरू होकर और दिल्ली तक आती है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है, सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन ये। ठीक है, और ये अपनी गंगा रिवर है ये। और ये कौन सी रिवर है सर? ये है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर। और यहाँ पर दोनों आके मिल जाती हैं, गंगा और यमुना, जमुना हो जाती है और ये बांग्लादेश में जाती है और यहाँ पे मिल जाती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, यहाँ पे डेल्टा बनता है सबसे बड़ा। ठीक है, ये चंबल रिवर है जो किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना सहायक नदी है गंगा की। यमुना भी किसमें मिलती है? गंगा में मिल जाती है। ये मैं सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इस चैप्टर में नहीं है, ताकि जब मैप आया तो एक बार छोटा छोटा जो मोटा मोटा है वो डिस्कस हो जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब कुछ पहाड़ी है, देखो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है और ये कौन सी है? सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो घाटी है उसमें बहती है नर्मदा। नर्मदा बहती है अपनी पूर्व से पश्चिम की ओर। कुछ नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ये जाके गिरती है अपनी खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में। ठीक है, और तापी नदी कहाँ बहती है? सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है तापी नदी। ठीक है, ये गंगा नदी हमने बता दी, ये महानदी है। और उसके बाद में क्या है? ये गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर ये कावेरी नदी है जो किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। और ये क्या है अपना? ये पश्चिमी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। अब पूर्वी घाट क्या है? ये कटा पिटा है पूर्वी घाट। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियां इधर आके गिरती हैं, तो ये क्या है? कटा पिटा घाट है। और यहाँ पर बहुत कम नदियां गिरती हैं जो यहाँ पे बनाती हैं डेल्टा और यहाँ पे बनाती हैं गॉर्ड्स। ठीक है, यानी ऊपर से गिरती हैं। यहाँ पे क्या है? क्योंकि बहुत सारा अवसाद बहा के लेके आती हैं ऊपर से बहुत सारी नदियां, तो यहाँ पे लाके गिराती हैं, तो वहाँ पे डेल्टा बन गया, यानी छितला समुद्र है यहाँ पे, और यहाँ पे छितला नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा नेचुरली जो पोर्ट बनाए जाते हैं, बने पोर्ट हैं, वो इस वाले इसमें है, पश्चिमी घाट पर ज़्यादा पोर्ट है। उत्तरी पश्चिमी घाट पर है, पूर्वी घाट पर नहीं है। ठीक है, एक दो बात और मुझे बतानी थी। हाँ, ये कुछ घाट हैं हमारे। ठीक है, ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी। ये वाली बात हो गई। तापी आपको मैंने बता दिया, नर्मदा बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। भारत का जो राजधानी क्या है तो आपको बताइए, खैर बताया है, 6 क्लास का, फिर भी बताना तो पड़ेगा ही, दिल्ली है। और भारत का जो राज्यों का निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है। और सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर हुआ था। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब भौतिक विभाजन देखते हैं। अभी हमें प्रशासनिक विभाजन देखा, प्रशासन में कैसे कैसे तरीके से बांटा गया है। अब भौतिक विभाजन देखते हैं। भौतिक विभाजन कैसे हुआ है? भारत में कई प्रकार की भौतिक आकृतियां हैं। भौतिक आकृति मतलब ज्योग्राफिकल जो आकृतियां एक तरीके से दे सकते हैं। कैसे? पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप समूह हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय, हिमालय मतलब हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब घर, यानी बर्फ का घर एक तरीके से। हिमालय पर्वत की 3 समांतर श्रृंखलाएं में बांटा गया है। मैंने ये पहले बता दी। बृहद हिमालय सबसे ऊपर, फिर जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि हिम से हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए हिमाद्री। इसकी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी आती है, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह। फिर मध्य हिमालय आता है, फिर जिसको हिमाचल हिमालय कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में क्या आता? हिमाद्री के दक्षिण में मतलब बृहद हिमालय के दक्षिण में। और उसके दक्षिण में क्या आता है? शिवालिक हिमालय होता है। ठीक है, 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से जाना जाता है शिवालिक। किसको? ये हिमाचल को। और लोकप्रिय जो पहाड़ी है वो किस पर है? हिमाचल हिमालय यानी मध्य हिमालय में। उस सबसे नीचे कौन सा है? शिवालिक, जो दक्षिण में स्थित है। किसके? शिवालिक। इसके
मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और हिमालय के दक्षिण में भारत की उत्तरी मैदान है, मैंने बताया था उत्तरी मैदान, जो किससे इलाके में आ गई है, जो यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र के अवसाद से जो मैदान बना है, जो मलबा बहा के लाती हैं नदियां, उनके बहुत सालों के निक्षेपण से जो मैदान बना है उसको उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं, या फिर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इसे कहते हैं, उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं ऐसे। ठीक है, और ये मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया। सहायक नदियां क्या होती है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया था कि एक ये आ रही है गंगा और ये यमुना मिल रही है इसमें, और ये यमुना मिल रही है चंबल। तो मेन नदी कौन सी है, मेन है ये मुख्य नदी, मुख्य नदी कौन सी है, ये गंगा, और यमुना इसकी सहायक नदी है, और चंबल है यमुना की सहायक नदी, और एट द एंड ये दोनों ही किसकी सहायक नदियां हैं, दोनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां बोलते हैं इसको। जलोढ़ क्या होता है, ये वाला पढ़ना जरूरी है। जलोढ़ होता है जो निक्षेप नदियों द्वारा लाया जाता है ना, नदियों द्वारा क्या होता है, बहुत सारे में मिट्टी वगैरह अवसाद बहुत सारे लाया जाता है, नदी बेसिन में उसको जमा कर देती है, और वो उसको कहते हैं जलोढ़। और ये जो मिट्टी होती है ये बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए उत्तरी भारत का मैदान उपजाऊ मैदानों में से एक है। ठीक है, अब भारत में पश्चिम में क्या है, भारतीय मरुस्थल स्थित है, यह शुष्क एवं गर्म तथा रेतीला है, मैंने बताया था। और कहाँ है, ये वनस्पति की मात्रा में बहुत कम है, यानी कि यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन नहीं है, ना के बराबर है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है, मैं बता देता हूँ, ये अपना भारत है, ऐसा भी भारत नहीं है यार, इतना खराब भी नहीं बनाऊंगा। ये कुछ अपना मैदान है, तो ये जो दक्षिण भारत का मैदान है ना, ये वाला जो है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये इसको प्रायद्वीपीय पठार पठार कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, ये देखो त्रिभुजाकार है, ये वाला पूरा पूरा, ये एक यहाँ से एक तरह कह सकते हैं प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप उस एरिया को कहते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा हो। देखो इधर भी जल से घिरा है, इधर कौन सा है अपना, इधर है अपना, और इधर अरब सागर है, इधर इधर क्या है, हिंद महासागर, और इधर क्या है अपना, इधर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तीनों से घिरा इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप का पठार है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, काफी ऊंचा है। ठीक है, और बहुत सी पहाड़ी भी हैं इस पर, पहाड़ी और घाटियां भी हैं इस पर, क्योंकि इसमें भी नदियां बहती हैं, कृष्णा कावेरी वगैरह यहाँ पे नदियां बहती हैं। और पहाड़ी कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, डोडा बेटा एक सर्वल चोटी है, अनाईमलाई चोटी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी। ठीक है, ये सारी पहाड़ियाँ इसमें हैं। अब इसके उत्तर पश्चिम में अरावली, ये वाला जो मैंने बताया था आपको, यहाँ से और यहाँ तक अरावली जा रहा है, मैप में दिखाया था मैंने, अरावली है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी भी, सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य और मैंने बताया था सतपुड़ा, ये वाली मैंने बताया था, इस मैप को चीज़ें ध्यान देंगे, विंध्य की पहाड़ी और फिर सतपुड़ा, और ये अरावली, बहुत सारी, नीलगिरी हो गई। ठीक है, ये दक्कन का पठार, ये पूरा दक्कन का पठार है, ये दक्कन के पठार में आता है ये पूरा। ठीक है, अनाई बोली कि ये अनाई मलाई पहाड़ी है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। डोडा बेटा भी है जो अपने तमिलनाडु में है। डोडा बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गया हुआ हूँ। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। किनसे, बिंदा और सतपुड़ा, मैंने बता चुका हूँ। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट पर सह्याद्री, या पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट एक समान विस्तार है, और जबकि पूर्वी घाट कैसा है, कटा पिटा है और टूटा फूटा है, असमान वितरण है। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि नदियां लाती हैं तो काट दिया है उसको। और इन पठारों के खनिजों में कैसा होता है, कोयला और लोहा की प्रचुर मात्रा है। ठीक है, पश्चिमी घाट एवं के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट कहाँ पर है, इस वाले दोबारा से इसी मैप पे आते हैं। ये पश्चिमी घाट है, देखो ये तो इसके पश्चिम घाट के पश्चिम में यहाँ पर ये सब क्या है, पश्चिमी मैदान, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती है, यहाँ पे नदियाँ लेके आती हैं पहाड़, वो वर्षा होती है, तो ये मैदान बन गया है यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पर भी मैदान बन गया है, क्योंकि यहाँ पे भी नदियाँ बहुत सारी गाद लेके आती हैं, गिराती हैं। यहाँ पर भी कुछ गिनी चुनी नदियाँ हैं जो लेके आती हैं। यहाँ पे पहाड़ नहीं है, मैदान है। पहाड़ यहाँ से आगे थोड़ा शुरू होते हैं, ठीक है, और बारिश होती है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, तो यहाँ पे मैदान बन गया है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे होते हैं और पूर्वी तटीय मैदान संकरे नहीं है, वो चौड़े हैं, क्योंकि वो नदियों द्वारा लाए गए हैं। ये जो है देखो, ये चौड़े मैदान है, क्योंकि यहाँ ये बहुत दूर तक गाद फैला के इसको जो लैंड है उसको बढ़ा दिया है। ये सकरे हैं, सकरे मतलब पतले। पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान कैसे हैं? अच्छा, चलो आगे इसका बताता हूँ। अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं पूर्वी मैदान। वहां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदियां मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है। सुनामी में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये चीज समझा देता हूँ। ये आपकी सिलेबस में तो, इस वाली किताब में तो नहीं है, पर है। जो अपना हिमालय है ना, जो उत्तरी भारत है, उसको नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है उसका। जैसे सिंधु नदी इंडस रिवर से और सतलुज रिवर तक, उसको बोला गया है पंजाब हिमालय, और इसको हम कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। और सतलुज से लेके और काली रिवर तक, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। और काली रिवर से तीस्ता रिवर तक बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और तीस्ता रिवर से और दिहांग, यानी कि ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर जो आ रही है वहां से, इसको बोलते हैं हम असम हिमालय, ठीक है। ये वाला भी आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है कि कश्मीरी हिमालय किन किन दो नदियों के बीच में, तो आप बताएंगे कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में, ठीक है। इंडस नदी याद रखो और वो क्रम याद रखो, इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इंडस, सतलुज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। और फिर हिमालय याद रखो, पंजाब आता है, कुमाऊं आता है, नेपाल आता है और असम आता है। नेपाल असम तो है ही है, कुमाऊं और पंजाब सबसे पहले पंजाब ही है। पंजाब बोलते हैं, जो नाम पड़ा है पंजाब, पंजाब का अगर देखा जाए तो ये पड़ा है 5 नदियों से। पंजाब, पंज और आब। आब, पंज मतलब 5 और आब मतलब नदियां। 5 नदियों के साथ जो मैदान बना है, जो जगह है उसकी, इसलिए उसको पंजाब हिमालय पंजाब जगह का नाम पंजाब इसलिए बोला जाता है 5 नदियों के लिए। अच्छा, इसी में एक दो बात और बता देता हूँ, वैसे ही मैं बता चुका हूँ। इसमें कुछ रेंज है, माउंटेन रेंज, जैसे काराकोरम सबसे ऊपर कौन सी है? काराकोरम, ये भाई दिख रही है आपको काराकोरम। और उसके बाद में कौन सी है बेटा? ये है अपनी लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, फिर उसके बाद में पीर पंजाल आएगी। मैंने इसको याद रखा है KLJPD, काराकोरम KL, लद्दाख जास्कर जेड, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, ठीक है। ये वाली नदियां आती हैं, वो सॉरी पहाड़ियां हैं। अब एक सुनामी और दिया है इसमें। सुनामी क्या कहते हैं? सुनामी कुछ नहीं है, अपने आप में सुनामी कुछ नहीं होती। एक ये क्या है कि भूकंप होता है, भूकंप का ही रूप है। कैसा रूप है? जब भूकंप किसमें स्थल पर आता है तो उसको बोलते हैं भूकंप, और यही जब भूकंप किसमें आए, जल में आए, यानी कि समुद्र में, तो इसको बोलते हैं कि क्या सुनामी बोल देते हैं। क्योंकि जब समुद्र में आएगा तो क्या होगा? वाइब्रेशन होगी, और पानी जब ऊपर उठेगा, जब पानी ऊपर उठेगा तो तट की तरफ भागेगा और बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा हमारे लिए। 2004 की सुनामी आपको याद होगी, जिससे पूरा दक्षिण भारत, अगर मैं पूरा कहूं दक्षिण भारत ही प्रभावित रहा था। जैसे मान लीजिए अपना केरल, तमिलनाडु, ये पूरा प्रभावित हुआ था। 2004 की सुनामी सबसे भयंकर सुनामियों में से एक मानी जाती है। ये सुनामी का कुछ चित्र है। ऐसे जब भूकंप आता है तो क्या होता है, पानी में तो ऐसे लहर उठती है और ये तट की तरफ हो जाती है, और वहां जो स्थल रूप होते हैं उनको डैमेज करती है। भारत के 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार, और दक्षिण कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। ये बता चुका हूँ, अरब सागर में मालदीव के पास। मालदीव से आपकी सीमा साझा होती है। और अंडमान निकोबार इससे अपनी सीमा साझा करता है, ये म्यांमार से भी करता है,
और ये करता है जावा वगैरह, जावा सुमात्रा से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप? ये वाली सुनामी 2004 में मैं बता चुका हूँ। और ये है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाए। देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।